सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप सभी के लिए यानी कि जितने भी पीजीसीआईएल डीटी के एस्पिरेंट्स हैं आप सबके लिए एक और नया सेशन आज के दिन। और ये जो सेशन है कौन से सब्जेक्ट का है? दिस इज अगेन फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ट्रैक्शन। आज के सेशन में खास थिंग क्या रहेगा? आज का टॉपिक जिसने पिछली बार भी और भी अलग एग्जामिनेशंस में बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग। कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस इसके लेकर के आया हूँ, यानी कि आज के सेशन में बैक टू बैक 25 क्वेश्चंस जो है वो आपको दिखेंगे किसके? इसी सब्जेक्ट के, इसी स्पेसिफिक टॉपिक के, ताकि एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाए इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से एक्साइटेड है, बढ़िया से रेडी है ना सब लोग? एग्जामिनेशन अब बहुत करीब आ चुका है और हमको अब रिवीजन एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में कंप्लीट करना है अपना। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके, ताकि क्वेश्चंस भी बन जाए और टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, दोनों चीज़ें एक साथ करनी जरूरी है। ठीक, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। ये वीडियो देखना है बस। चलिए मेरे साथ फटाफट शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग बढ़िया सा चैप्टर है ये, और इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है वो आ चुका है, लिखा हुआ है रेडियो वेव हीटिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हीटिंग मटेरियल्स विथ हाई। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कंडक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन इज परमिटिविटी, थर्ड ऑप्शन इज रेजिस्टेंस एंड लास्ट ऑप्शन इज डेंसिटी। ठीक, देखिए रेडियो वेव हीटिंग की जब बात करते हैं हम लोग, तो एक चीज़ माइंड में एकदम तुरंत क्लियर हो जाता है कि हीटिंग में मैंने आपको जो बाइफर्केशन बताया था कि हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग एंड पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग के फॉर्म में, जब पावर फ्रिक्वेंसी हीटिंग की बात करते हैं तो बेसिक मेथड्स इसके अंदर आते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्म हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारा कुछ, और इसके अंदर फिर आर्क वगैरह का फॉर्मेशन हो गया, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस पर जाते हैं। फ्रीक्वेंसी वहां पर फिक्स रहती है। अब बात करें हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की, तो उसके अंदर हमारे पास फिर दो बाइफर्केशन आता है, इंडक्शन हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन के अंदर फिर और वैरायटी पे जाते हैं कि डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग। फर्नेस भी आप इसके आगे फिर पढ़े मेरे साथ, जहाँ फर्नेस पर हम लोग पिंच इफेक्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये भी। फिलहाल इस क्वेश्चन पर कन्फाइंड रहते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो बोलता है रेडियो वेव हीटिंग, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की बात कर रहा है, ये इफेक्टिव है फॉर द हीटिंग ऑफ द मटेरियल्स जिनमें कौन सी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, किन मटेरियल्स की हीटिंग के लिए प्रेफरेबल है, जिनमें ये गिवन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज कंडक्टिविटी, सेकंड ऑप्शन इज परमिटिविटी, थर्ड ऑप्शन रेजिस्टेंस, लास्ट ऑप्शन है डेंसिटी। देखिए मटेरियल की परमिटिविटी जितनी हाई होगी, मटेरियल की परमिटिविटी जितनी हाई होगी, रेडियो वेव्स का ट्रांसफर उनके थ्रू उतना ज़्यादा बढ़िया होगा और हीट डिसिपेशन जो होगा वो बढ़ेगा। ये वाला हीटिंग जो है ये भी फराडे का नियम जो है इसको फॉलो करता है। और फराडे के नियम के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यहाँ पर जो होता है वो बढ़िया तरीके से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है और जिस मटेरियल को आपको हीट करना है वो उस इंडक्शन उसके अंदर जो लॉसेज होते हैं वो उस इंडक्शन के फॉर्मेट पर क्रिएट होते हैं, जिनके ज़्यादा ट्रांसमिट हो पाने के लिए, ज़्यादा मात्रा में होने के लिए परमिटिविटी जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तो इसका होना बड़ा ज़रूरी है। ये जितना हाई होगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा हीटिंग प्रोवाइड होगा। तो मोस्ट इफेक्टिव का आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपने भी बी ऑप्शन टिक कर लिया होगा और आपका आंसर सही आ गया होगा। तो हम चलते हैं सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पर। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूजेस अ कंस्ट्रिक्टेड आर्क प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने नहीं पढ़ा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग तो एक चीज़ श्योर है, आपने टीआईजी वेल्डिंग जरूर पढ़ा होगा। टीआईजी वेल्डिंग अगर पढ़ लिए तो टीआईजी का ही थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म है। यहाँ पर गैस का यूज़ करते हैं हम लोग प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, प्लाज्मा जो है एक प्लाज्मिक गैस का जो हम बेसिकली बात करते हैं, वो उसका कंसेप्ट निकल के आता है कि गैस को हम आयोनाइज करा के वहाँ पर फ्लो करवाते हैं। आयोनाइज्ड गैस का फ्लो जो है वही प्लाज्मा का क्रिएशन करता है। ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है किससे? एमएचडी से। एमएचडी सिस्टम के अंदर भी आप जब पढ़ते हैं तो आयोनाइज्ड गैस को ही हम उस मैग्नेटिक चेंबर के अंदर से गुजारते हैं और उससे इंडक्शन इफेक्ट जो है उससे आउटपुट मिलता है। खैर उस पर नहीं जाते हैं, इस टॉपिक पर कन्फाइंड रहते हैं। तो यहाँ पर प्लाज्मिक आर्क, यहाँ पर भी टंगस्टन का इलेक्ट्रोड रहता है आपके पास, ये भी नॉन फ्यूजिबल टाइप का इलेक्ट्रोड रहता है, और इससे यहाँ से जो प्लाज्मिक गैस निकल करके आती है ये उस हीट को, उसकी टेम्परेचर को अच्छा खासा इंक्रीज कर देती है और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो बहुत अच्छा मिल जाता है इस टाइप की वेल्डिंग में। ठीक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन बोला प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग यूजेस अ कंस्ट्रिक्टेड आर्क। ये जो कंस्ट्रिक्टेड आर्क ये प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? तो मैंने तो आपको आंसर में बता दिया कि गैस के फ्लो से। कौन सी गैस की फ्लो? आयोनाइज्ड गैस जो होती है उसके फ्लो की वजह से ये क्रिएट होता है। ठीक है, डायरेक्टली समझ आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खूब सारा वेल्डिंग का पार्ट हमको दिखाई दे रहा है। द टर्म पेनिट्रेशन इन वेल्डिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वेल्डिंग में जो पेनिट्रेशन वर्ड जब यूज होता है तो वो इनमें से किसको रेफर करता है? तीन फोटोज आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पर। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है वेल्ड बीड अपीयरेंस, वेल्ड बीड के अपीयरेंस को। ठीक है, वेल्ड बीड यहाँ पर आपको दिख रही है, दिस इज द वेल्ड बीड।
ऐसे बीड्स के फॉर्म में ऐसे वेल्ड जो है ये होता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है, मटेरियल के ऊपर ऐसा वेल्ड जमा हुआ आपको दिखता है। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं ओवर पेनिट्रेशन। इसमें क्या होता है कि वेल्डिंग जिन दो मटेरियल्स को आपको जोड़ना है उससे भी ज़्यादा नीचे तक हो जाती है, उससे भी ज़्यादा लोअर पोर्शन तक वेल्डिंग यहाँ पर हो रखी है, ठीक है, तो इसको ओवर पेनिट्रेटेड वेल्डिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नॉर्मली फिजिकली अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये देखिए, ये जो है आपका ओवर सेक्शन है, ये सेक्शन ज़्यादा हो रखा है, ऊपर भी ज़्यादा हो रखा है, यहाँ पर भी ज़्यादा हो रखा है, ठीक है, तो आपका मटेरियल इतने ही दूर तक था, बट ये ओवर वेल्ड हो चुका है यहाँ पर, मतलब ओवर पेनिट्रेटेड वेल्डिंग कहलाता है ये। डीप वेल्डिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक। तो वेल्ड बीड अपीयरेंस इसका आंसर है क्या? नहीं। वेल्डिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ फ्यूजन इनटू द बेस मेटल, ये ऑप्शन सही लग रहा है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, नहीं। सवाल को समझिएगा, आपको बोलता है जो टर्म पेनिट्रेशन है वेल्डिंग में वो किस चीज़ को रेफर करता है। भाई पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितने डेप्थ तक वेल्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें कितनी गहराई तक वेल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, उसकी बात कर रहा है ना। तो ये बात है डेप्थ ऑफ फ्यूजन इनटू द बेस मेटल की, नाम से ही समझ में आ गया, बाकी सबका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? सवाल अगर अच्छे से समझ में आ गया है, आपको हिंदी में प्रॉपर अच्छे से समझ में आ गया है, तो फिर आपको ऑप्शन ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल जो है आपके सभी के सामने आ गया यहाँ पर। चलिए भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है देखें जरा, चारों ऑप्शन आ गए, ठीक। लिखा हुआ है द डेजिग्नेशन ऑफ E6013 फॉर अ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स। ये इस तरीके से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो हैं आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स पर कुछ नंबर लिखा होता है ना, ऐसा कुछ कोड लिखा होता है कि कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है E6013, ये इसका इलेक्ट्रोड की कोडिंग होती है, इलेक्ट्रोड्स की कोडिंग होती है। पॉसिबिलिटी है कि इससे सवाल आ जाए, सब थोड़े थोड़े से अलग अलग यूनिक टाइप के टॉपिक्स हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं आए, आने के चांसेस है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम सभी टाइप के ऐसे टॉपिक्स जो है उनको स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि डेजिग्नेशन ऑफ E603 किसी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के लिए क्या इंडिकेट करता है, तो पहले इसका फंडामेंटल देख लीजिएगा कैसे इसको पहचाना जाता है। बहुत ईजी है इसको समझना। देखिए, ई बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर काम करने वाला है। अगले जो दो ऐसे डिजिट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 60, ये इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है, ये बताता है कि कितना प्रेशर ये झेल सकेगा इंटू 10⁻³ PSI के रेंज पर, ठीक। तो इंटू 10⁻³ PSI से इसकी स्ट्रेंथ या इसकी जो ओवरऑल जो स्ट्रेस झेल पाने की जो क्षमता है, कितना प्रेशर ये झेल सकता है, उस कैपेबिलिटी को बताता है। तो इससे मतलब ये समझ में आ गया कि 60,000 PSI का प्रेशर जो है इस पर अप्लाई किया जा सकता है टिल द एंड, ठीक है, इससे समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद जो अगला पोजीशन है वो क्या बताता है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए, ये जो अगली डिजिट है ये बताती है कि वेल्डिंग का कौन सा पोजीशन इस पर लागू होता है, किस पोजीशन की वेल्डिंग। आपने पोजीशंस पढ़ा हुआ है इसके अंदर, FHVO शॉर्ट में बस से क्विकली रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। पोजीशन, वेल्ड पोजीशंस हम लोग पढ़ते हैं FHVO, ये कोड बना के रखे थे हम लोग, ठीक है। F स्टैंड्स फॉर फ्लैट टाइप वेल्डिंग, H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग, V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, ठीक है, और O का मतलब हो गया ओवरहेड, ओवरहेड वेल्डिंग, ठीक। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, ओवरहेड, इस टाइप का फिलेट हो गया तो F लग जाएगा कोड में, ग्रूव हो गया तो G लग जाएगा कोड में। तो उसको बताने के लिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब क्या हो गया पता है, 1 इज फॉर यूनिवर्सल पोजीशन, किसी भी पोजीशन की वेल्डिंग आप कर सकते हैं, चाहे ओवरहेड हो, चाहे फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 1 पोजीशन स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ दोज। अगर 1 की जगह मान लीजिए 2 लिखा होता तो बताइएगा जरा कमेंट सेक्शन में कि कौन सी पोजीशन की वेल्डिंग कहलाती। अगर इस कोड में 6013 की जगह पे 6023 लिखा होता तो ये 2 जो है ये क्या इंडिकेट करता, ठीक, ये क्या इंडिकेट करता। यहाँ पर जब 1 है तो यूनिवर्सल पोजीशन है, चाहे फ्लैट हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, ओवरहेड हो, सारे पोजीशंस में यूज हो जाएगा। अगर 2 लिखा होता तो क्या होता, चलिए 2 लिखा होता तो क्या होता, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ही बता देता हूँ आपको फटाफट से, है ना। पहले मैंने पूछा कि कमेंट सेक्शन में बता दो, बट अब चूंकि एग्ज़ाम में समय बड़ा कम है तो इसलिए ये मुझे ही बता देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 अगर लगा रहता, 2 अगर लिखा रहता तो खाली फ्लैट पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यही दोनों में से कोई एक कर सकते थे आप, ये ध्यान रखिएगा। मतलब तब जब वेल्डिंग करते आप और कोई किसी इलेक्ट्रोड पे ऐसे 1 की जगह पे 2 लिखा होता इस जगह पे ना, तब आप क्या पुट करते पता है,
तब आप ये समझते, अगर इसकी जगह 2 लिखा होता तब आप बोलते कि ओनली ईदर फ्लैट पोजीशन या हॉरिजॉन्टल पोजीशन, बस इन्हीं दो पोजीशंस में वेल्डिंग किया जा सकता है उस इलेक्ट्रोड से। तो 6023 मतलब ये 2 जो है वो इसके लिए स्टैंड करता है। ठीक, फिलहाल 1 बोला है तो मतलब इस बीड का यूज़ करके आप किसी में भी वेल्डिंग कर सकते हो, मतलब किसी भी पोजीशन में। अब बारी है 3 की। अब ये 3 क्या चीज़ को बताता है? ये 3 जो कैटेगरी है दो चीज़ों को बताता है। एक तो इसकी फ्लक्स कोटिंग के बारे में बताता है कि किस मटेरियल का फ्लक्स कोटिंग है। ठीक है, जो फ्लक्स है इसकी वो किस टाइप के मटेरियल की बनी हुई है, तो उसकी कोटिंग का टाइप बताएगा और उसकी करंट को बताएगा कि इस इलेक्ट्रोड को कौन सी करंट पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा DCEP लिखा रहता है, या कई बार आपने देखा होगा कि DCNP लिखा रहता है, AC लिखा रहता है। ये 3 वैरायटी ऑफ करंट्स होते हैं जो हम वेल्डिंग के समय प्रोवाइड करते हैं। फुल फॉर्म आपको बता दूं, देखिए DCEP का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, जिसमें डायरेक्ट करंट देखिए वेल्डिंग करने के समय हमको सप्लाई में अगर डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस में देना है उसका भी एक सिग्निफिकेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े हुए थे इसको भी हम लोग डिटेल में। ठीक, तो जब जो सिग्निफिकेंस है वो पता होना जरूरी है कि आपको कब इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव रखना है और कब आपका जो वर्क पीस है उसको पॉजिटिव रखना है। ठीक, तो अगर सपोज कर लीजिए कि आप डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखना चाहते हैं तो भी ये बीट सपोर्ट करेगा। अगर डायरेक्ट करंट नेगेटिव पोलैरिटी अगर उस पर रखना चाहते हैं, ठीक है, उस पर रखना चाहते हैं, तो फिर उस कंडीशन पे आप आप क्या कर सकते हैं, अगर नेगेटिव पोलैरिटी पे रखना चाहते हैं आप इसको, तो भी आप इस बीट के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। और एसी सप्लाई उस पर भी चला सकते हैं। तो तीनों वैरायटी की सप्लाई के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक, तो ये जो आपका जो कोडिंग है ये किस टाइप के इलेक्ट्रोड के लिए वर्क करता है, कौन से इलेक्ट्रोड को ये शो करता है, बेसिकली इट इज़ कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड। ये कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड का टाइप है, ये कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड का कोडिंग होता है। तो वेल्डिंग में भी, वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनकी कोडिंग होती है। फंडामेंटल समझ जाएंगे तो अपने आप बता लेंगे आप, अगली बार 6023 भी लिखा रहेगा तो आपको पता रहेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग जरा। अगला सवाल देखते हैं किसका है भाई, टीआईजी का है। लिखा हुआ इन द टीआईजी वेल्डिंग इफ द वेल्डिंग करंट इज 150 एम्पियर, वोल्टेज इज 15 वोल्ट एंड द वेल्डिंग स्पीड इज 10 mm/सेकेंड। हो गया। आधे से ज़्यादा लोग इसको छोड़ आएंगे एग्जामिनेशन में, मैं 100% गारंटीड हूँ। लेकिन क्या होगा अगर आप इस टाइप के सवाल बना लेंगे, पता है इस टाइप के सवाल ना आपको दूसरे एवरेज बच्चों से ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएंगे। देखिए वो नॉर्मल क्वेश्चन जो सबसे बन रहा है, जो आप भी बना रहे हैं, वो आपको कहीं बहुत आगे नहीं लेके जाएगा, वो एक बेस मार्क्स क्रिएट करेगा आपके लिए। लेकिन जब मेरिट लिस्ट में ऊपर जाने की बात आएगी तो एडवांटेज उसको मिलेगा जो इस टाइप के सवाल भी बना के आएगा वहाँ पे, क्योंकि ये सवाल हर कोई नहीं बना पाएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। थोड़े से लोग बना पाएंगे, और जो थोड़े से लोग बनाएंगे ना वो दूसरों से एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। और बस यही ऐसे ही कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चंस हमको एक एज प्रोवाइड करते जाएंगे और ओवरऑल हमको मेरिट लिस्ट में आगे लेकर के जाएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है। क्या दिक्कत है इस सवाल में, चलो देखें। तो लिखा हुआ है टीआईजी वेल्डिंग हो रही है, वेल्डिंग करंट 150 एम्पियर का है। ठीक, कुछ नहीं है वेल्डिंग वगैरह में, केवल फार्मूला बेस्ड सिस्टम है। 2-3 फार्मूले आप बेसिक देखिएगा, पहले समझिएगा कि दिया क्या है तो फार्मूला निकालना ईजी हो जाएगा फिर। तो वेल्डिंग करंट आपको दे रखा है 150 एम्पियर, वोल्टेज की बात कर रहा है 15 वोल्ट। ऑब्वियसली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर है एग्जाम्पल से कि भाई वोल्टेज वहाँ पर रिड्यूस्ड है, करंट की वैल्यू हमारी हाई है। वेल्डिंग स्पीड जो है 10 mm/सेकेंड की स्पीड है। अब आपको बोलता है हीट इनपुट कैलकुलेट करिए, हीट इनपुट कैलकुलेट करिए इन किलो जूल्स पर mm, इन किलो जूल्स पर mm। तो ये डेटा जो है थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा हमको, क्योंकि किलो जूल इज़ द रॉन्ग आंसर। किलो जूल जो है ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए किलो जूल लिखा है, आंसर में जूल पर mm दिया है। ठीक, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, या तो ये जूल में होगा या तो वो किलो जूल में होगा, दो में से एक चीज़ होगी। अभी कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, तुरंत क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, आपको हीट पूछा ना, हीट डिसिपेशन इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन स्पीड। हीट डिसिपेशन कितना होगा, हीट इनपुट पूछा ना हमको, तो हीट डिसिपेशन इज इक्वल्स टू वी आई डिवाइडेड बाई द स्पीड। वी आई बेसिकली मैं पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास डेटा 150 इंटू 15। आप देखेंगे सोल्यूशन, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही मस्त ईजी सा है, बहुत ही बढ़िया आसान सा है। अपॉन 10 कर दीजिए इसको सीधे सीधे, तो ये हो गया 15 और 15 225, 225 होगा क्या, 225 ही दिखाई दे रहा है।
225 जूल्स पर mm, ठीक है, 225 जूल्स पर mm, ठीक है। क्योंकि आंसर देखो mm में पूछा ना, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। आंसर दूसरे फॉर्मेट में पूछता, मीटर्स वगैरह के फॉर्म में पूछता, तो यहाँ पे तब मुझे कन्वर्जन करना होता। तो गिवन ऑप्शंस में से तो ए ऑप्शन एकदम फिक्स है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगा, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं आपको। इस तरीके के सवाल पूछेगा न्यूमेरिकल में भी, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएंगे। लेकिन बात यह है कि न्यूमेरिकल, अभी वेल्डिंग जैसे टॉपिक में न्यूमेरिकल देखते ही बच्चा पहले ही छोड़ देगा उस क्वेश्चन को, बोलेगा सर न्यूमेरिकल तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि आपको अगर एडवांटेज बनाना है अपना, दूसरों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो यही सारे क्वेश्चन है, यही वो की क्वेश्चन है जिनसे कि आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बाकी जो सबसे बन रहे हैं वो तो आपसे बनना ही चाहिए, मतलब वो तो ठीक है, वो तो आपको बेस मार्क्स तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक और टाइप की वेल्डिंग हो रही है। देख के क्या लग रहा है, इसको देख के पहचान पाए क्या कि कौन सी वेल्डिंग है? देखिए यहाँ पर फ्लक्स जो है वो गिरा रही है एक मशीन, और दूसरी मशीन उसके अंदर वेल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर। जब सबमर्ज्ड आर्क जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर इस टाइप का होता है। देखिए सवाल के अंदर क्या लिखा है, देखिए वही लिखा है ना, इन द सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इफ द फ्लक्स कंजम्पशन इज 4 kg पर आवर। ये जो मटेरियल है, ये जो अगल बगल आपको ये दिख रहा है रेत की तरह, ऐसे ग्रैन्यूल्स की तरह, यही है फ्लक्स। ठीक, तो आपको बोलता है कि अगर फ्लक्स कंजम्पशन 4 किलो पर आवर का है, कि 1 घंटे में 4 किलो का फ्लक्स जो है वो कंज्यूम हो रहा है वेल्डिंग में, द वेल्डिंग स्पीड इज 20 mm पर सेकेंड। देखिए 20 मिलीमीटर के एरिया को 1 सेकेंड में ये वेल्ड करता है मशीन। ठीक, देन कैलकुलेट द फ्लक्स कंजम्पशन इन ग्राम्स। आपको देखिए फ्लक्स कंजम्पशन दिया है इतना kg पर आवर, मतलब वेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपको दिया है। ठीक, अच्छा, वेट दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, ओके। हमको फिर स्पीड भी दिया है। ठीक है, अब हमको बोलता है कि फ्लक्स यानी कि वेट जो है वो बताओ कितना होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमको नोन है। तो अब देखते हैं कि फ्लक्स का ट्रांसफर रेट कितना है। फ्लक्स का ट्रांसफर रेट है 4 kg पर आवर, 1 घंटे में। ठीक है, और वेल्डिंग की स्पीड कितनी है? 20 mm पर सेकेंड। वेल्डिंग की स्पीड कितनी है? 20 mm पर सेकेंड, तो सेकेंड्स वाला फॉर्म है 20 इंटू, इसको 1/60 के फॉर्म में अगर मैं ले आऊं तो बात बनेगी क्या? चलिए, ग्राम्स में पूछा है मुझे, पर मीटर, ग्राम्स पर मीटर के फॉर्म में पूछा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तो अगर इसका कन्वर्जन कर दें, अब इसमें ज़रा सोच के बताइएगा, जब ये 20 मिलीमीटर पर सेकेंड दिया है तो क्या इसको मीटर में नहीं चेंज करना चाहिए? 10⁻³ वाले फॉर्म में। ठीक है, और सेकेंड्स बोल दिया मैंने, 1/60 यहाँ पर लगा दिया। आवर्स में नहीं, मिनट्स में लाना है मुझे इसको। ठीक है, अच्छा, इतना kg पर आवर है, तो इसको भी 10⁻, अच्छा, इंटू 60 वाला फॉर्म यहाँ पर भी कर दूंगा। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 1/6 5 ज़ा 30, 300, 1/300, 10 3 3 ज़ा 9, 0.333, 0.3, हाँ मतलब 0. डायरेक्टली 3 नहीं आएगा, 0003 के आसपास कुछ डेटा आएगा, 0.0003 के आसपास कुछ आएगा। तो ये बी ऑप्शन जो है, दिस इज राइट। ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर सही ऑप्शन की तरफ फिट बैठता है। ऊपर जाके +3 का हो गया ना, तो 3.333, ठीक, अप्रोक्सीमेटली। तो बी ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर बैठ रहा है। अंदाजे से अगर आप अप्रोक्सीमेट डेटा लेकर के बनाएं, एग्जैक्टली भी बनाएंगे तो इसी के आसपास का डेटा आपको मिलेगा। ठीक, आपको क्या पूछा था? कैलकुलेट द फ्लक्स कंजम्पशन इन ग्राम्स पर मीटर। 1 मीटर में कितना ग्राम में आपसे कंजम्पशन पूछा है, कि कितने ग्राम में कंजम्पशन हो रहा है जब 4 किलो 1 घंटे में वो कंज्यूम कर रहा हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या पूछा हुआ है। ग्रे आयरन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक, ग्रे आयरन समझते हैं। इस तरीके का जो ग्रे आयरन होता है वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, मतलब उसकी इसकी क्या खासियत होती है। ग्रे आयरन किस टाइप का मटेरियल है? कास्ट आयरन है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम का अलॉय है, या फिर कॉपर का अलॉय है? देखिए, ग्रे आयरन जो होता है बेसिकली उसको ग्रेफेटाइजेशन का प्रोसेस जो है उसके थ्रू बनाया हुआ माना जाता है। ग्रे आयरन जो होता है वो ग्रेफाइट प्रोड्यूस करता है, ना कि कार्बाइड। जैसे आयरन को जैसे आप हीट करोगे और उसको आगे और हायर टेम्परेचर पर जब लेकर के जाओगे तो वो आयरन कार्बाइड का फॉर्मेशन कर सकता है।
ठीक है। लेकिन ग्रे आयरन की एक खासियत होती है कि आयरन कार्बाइड ना फॉर्म करके वो ग्रेफाइट का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसके कंपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये क्या चीज़ से कंपोज होता है ना, इसके अंदर क्या बेसिक थिंग्स होते हैं। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 2.5 से 4% का कार्बन होता है, ऑलमोस्ट 2.5% से 4% का कार्बन कंटेंट होता है। ठीक। और इस कार्बन के अलावा और क्या होता है, इसके अंदर सिलिकॉन का कंटेंट रहता है। ठीक है। सिलिकॉन कितना रहता है, तो भाई हमको पता ही है कि 1 से 3% तो मैक्सिमम रहता है, उससे ज़्यादा कर देंगे तो ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा। ये कंटेंट रहता है इसके अंदर। ग्रे आयरन जो रहता है वो इन दोनों के कंपोजिशन से बनता है। ठीक है। अब ग्रेफाइट जो है वो 6 से 10% के आसपास का इसका वेटेज जो है वो होल्ड करता है। ठीक है। ग्रे आयरन का पूरे वॉल्यूम में, जैसे अगर ये पूरा ग्रे आयरन का पूरा वॉल्यूम इसका निकालोगे आप, तो इसका 6 to 10% हिस्सा ग्रेफाइट, इसका 6 से 10% हिस्सा जो होता है वो ग्रेफाइट कंस्टिट्यूट करता है। क्या खासियत होती है इसकी, इसकी खासियत ये होती है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़बरदस्त रहती है। दूसरा, ये डैम्पिंग्स को पूरी तरह से झेल सकता है, डैम्पिंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइब्रेशन होती नहीं है बहुत ज़्यादा। आयरन, बेसिक आयरन की तरह इसके अंदर इलास्टिक इफेक्ट जो होता है वो नॉन इलास्टिक कंडीशन पर रहता है, तो वाइब्रेशंस जो होती है उनको बहुत मस्त तरीके से ये झेल सकता है। ठीक है। ग्रे आयरन जो है होता है, इट ईजिली डैम्प्स द ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस प्रेजेंट इन द सिस्टम, तो वहाँ पर हम इसको बहुत प्रीफर करते हैं। अच्छा, स्टील के बराबर इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है, स्टील के जैसा डक्टाइल नहीं होता है, ये उतना अच्छा डक्टाइल नहीं होता है, लेकिन कंप्रेस जब करने पे बात आएगी तो स्टेनलेस स्टील के बराबर बराबर कंप्रेस ग्रे आयरन को भी किया जा सकता है, उस मामले में बहुत ही बढ़िया है ये। ठीक है। ठीक है। बस इसमें एक चीज़ होता है, इलास्टिक बिहेवियर नहीं रहती है बाकी कंपोजिशन की तरह। तो अब जो सवाल पूछा उसका आंसर कर दें कि ग्रे आयरन जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ व्हाट, ग्रे आयरन इज़ अ टाइप ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के जैसा ही इसका वर्किंग होता है, बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ कास्ट आयरन। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये अगला सवाल आया है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस जब भी पूछेगा हमेशा ध्यान में रखिएगा, पहला तो फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस के अंदर में आता है, दूसरा रेलवे ट्रैक्स में दो अलग अलग ट्रैक्स को सीधे सीधे जोड़ने के लिए यही थर्मिट वेल्डिंग किया जाता है। अब देख सकते हैं पीछे थर्मिट वेल्डिंग चल रही है मेरे, और यहाँ पर ये रेलवे के जो दो ट्रैक्स हैं इनको यहाँ पर आपस में जोड़ा जा रहा है। इसके लिए थर्मिट का क्रूसिबल सेट जो है उसको सेट किया जाता है, ये ऊपर से इन्वर्टेड फॉर्म में इसको गिराया जाता है, और मॉल्टन स्लैग जो है वो अंदर जाके उस गैप के बीच में फिल हो जाती है। ठीक। अब ये मॉल्टन स्लैग जो अंदर जाके फिल होती है, ये इसका कंपोजिशन से क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, कितना परसेंट होता है, ये पूछता है कि ये मॉल्टन स्लैग का कंपोजिशन क्या होता है। फिलहाल हमारा सवाल तो ये नहीं पूछ रहा है, बट पूछता है ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है, 78% कंपोजिशन के साथ आपको बताता हूँ, आयरन ऑक्साइड होता है इसमें, 78% आयरन ऑक्साइड रहता है। तो फिर रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग 22% क्या होता है, 22% एल्यूमिनियम का पाउडर। ठीक है। 22% का एल्यूमिनियम पाउडर होता है जो इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो मॉल्टन फॉर्म में जा करके पिघलते हुए वहाँ पर जमा होता है। एक ऐसे रेलवे ट्रैक के एक सेक्शन को वेल्ड करने में थर्मिट वेल्डिंग से हार्डली 15 मिनट के आसपास का समय लगता है। विदिन 15 मिनट्स वो ट्रैक का वो सेक्शन जुड़ जाता है, प्रॉपरली जुड़ जाता है। इसको खोलते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल्स को कट आउट करके निकाल देते हैं, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड अपने आप फ्लोट होते हुए ऊपर आता है उसको हटा दिया जाता है वहाँ से। एट द एंड वो किसी काम का नहीं बचता, उसको रिमूव कर देते हैं वहाँ से। ठीक है। तो ये जो साइड साइड के जो पैकेट्स जैसे आपको दिख रहे होंगे इस जगह पे, यहाँ पर ऐसे पैकेट जैसे ऐसे बने हुए हैं, इन्हीं पैकेट्स में जा करके ये जमा हो जाता है, जो स्लैग है वो ऊपर आकर के होल्ड हो जाता है। ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस दो अलग अलग चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया जाता है। जॉइनिंग द मेटल पार्ट्स, हार्डनिंग द सरफेस, हार्डनिंग के लिए नहीं, इसको बेसिकली जॉइनिंग द मेटल पार्ट जो है इसी के लिए किया जाता है। हाई स्पीड कटिंग वगैरह के लिए भी नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है। मटेरियल का फ्यूजन करके उनको जोड़ते हैं आपस में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। जैसे ये दो रेलवे ट्रैक्स हैं, इनको हमको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे जो सेक्शंस होते हैं, ऐसे जो फ्रेमिंग्स होती हैं, पहले वो कनेक्ट बना दी जाती है पूरा। ठीक है। स्लैग का बेसिन जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है, यहाँ पे हमारा हीटिंग गेट रहता है, और ऊपर से इस क्रूसिबल को उल्टा करके इसको जलाते हैं पहले, और जब ये मॉल्टन स्टेट में पहुँचता है, क्या क्या चीज़, वही जो मैंने आपको बताया कि 78% आयरन ऑक्साइड और उसके बाद 22% का एल्यूमिनियम का पाउडर। तो ये जब अपने मॉल्टन स्टेट में यहाँ से होते हुए पहुँचता है, तो ये इन दोनों रेलवे ट्रैक्स के जो साइड्स होते हैं उसकी जगह ले लेता है, उसकी जगह में फिल हो जाता है, और
जो एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फॉर्म होकर निकलता है, वो यहाँ से होते हुए बाहर जमा होता है इस जगह पे। ठीक है, तो वो वेस्ट रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता, उसका पर्पस फुलफिल हो चुका रहता है यहाँ तक। तो ये राइजर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा मोल्ड सेक्शन रहता है। बाद में इस मोल्ड को ढीला करके अलग कर दिया जाता है, निकाल देते हैं। तो जो अंदर बच जाता है वो उसको उस सांचे से निकला हुआ पूरा वेल्ड का सेक्शन रहता है। एक्स्ट्रा पोर्शन को तोड़ के हटा दिया जाता है, जो रिमेनिंग बचता है वो आपका ओरिजिनल वेल्ड रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पोर्शन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ गए। लिखा हुआ है कि एसिटिलीन गैस का सिलेंडर कॉमनली किस कलर का रहता है। बेसिकली एकदम बेसिक सा फैक्ट वाला क्वेश्चन है ये। पूछता है एसिटिलीन गैस का सिलेंडर कौन से कलर का रहेगा। एसिटिलीन गैस का सिलेंडर जो है उसका कलर, यहाँ पर ऑप्शंस को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ जाना जरूरी, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं ही पहले बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। एसिटिलीन गैस का सिलेंडर ऑलमोस्ट ऐसा मरून कलर का दिखाई देता है आपको। यहाँ पे और भी गैस सिलेंडर्स का कलर कोड दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट करके रख सकते हैं अपने पास। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर है जो ऐसे रेड कलर का दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग अलग होता है, कंट्री के हिसाब से भी ये कलर्स जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, बट ओवरऑल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो इस तरीके का सिंबल आपको दिखता है। तो अमोनिया जो है उसमें ऐसे रेड, येलो और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखता है। ऑक्सीजन का अगर सिलेंडर है तो फुल ब्लैक कलर का दिखेगा। प्रोपेलेंट है तो ब्लू और ग्रेइश, डार्क ग्रेइश कलर में। नाइट्रोजन है तो ब्लैक या डार्क ग्रेइश के फॉर्म में। एयर है तो पूरा डार्क ग्रे के फॉर्म में दिखेगा। आर्गन ब्लूइश कलर। क्लोरीन पूरा कंप्लीट येलो। हीलियम है तो इस टाइप के कलर में आपको दिखेगा, डार्क मरून या ब्राउनिश मरून टाइप का कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये इनका बेसिक फॉर्मेशन है। तो एसिटिलीन का गैस का अगर सिलेंडर है तो येलो या मरून कलर के अंदर आपको दिखाई देगा। वैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स पे देखें तो येलो क्लोरीन के लिए स्टैंड होता है, तो इसी के साथ साथ इसको रिमूव करके येलो भी रहता है कुछ स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, बट आप बेसिकली इसके लिए मरून कलर को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से। और अगला सवाल देखें, यहाँ पर भी कोई बहुत मेहनत से वेल्डिंग कर रहा है। लिखा हुआ है इन द केस ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द टेम्परेचर अटेन्ड बाय द आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑफ द रेंज। आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस है, पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है इस पर कितने डिग्री का टेम्परेचर अटेन होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी डीसी पोलैरिटी की हम लोग बात करते हैं तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्ट्रेट पोलैरिटी भी अवेलेबल है और रिवर्स पोलैरिटी भी अवेलेबल होती है। दोनों का कंसेप्ट 2 मिनट में आपको क्विकली बता देता हूँ। एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। ठीक, तो स्ट्रेट पोलैरिटी जो होता है यहाँ पर सबसे पहले तो दोनों ही पोलैरिटीज का जो केस होता है दैट इज बेसिकली फॉर डीसी सप्लाई। जब हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तब के लिए ऐसी पोलैरिटीज पढ़ते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई में ये सबसे कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा, स्ट्रेट पोलैरिटी में आप इलेक्ट्रोड को नेगेटिव बनाते हो जबकि वर्कपीस को पॉजिटिव बनाते हो। व्हाट अबाउट द रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड जो रहता है वो पॉजिटिव हो जाता है और वर्कपीस जो होता है ये नेगेटिव बना दिया जाता है। ठीक, अच्छा दोनों का ऐसा क्यों करते हैं, दो अलग अलग टाइप का पोलैरिटी। देखिए दोनों की अपनी पर्पस है। एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन चाहिए, आपका जो वर्क पीस है वो इतना थिक है कि आपको उसको बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करवाना है वेल्डिंग के थ्रू, तो आप एक तरीके की पोलैरिटी यूज़ करते हो। अगर सपोज कर लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से मॉल्टन वेस्ट जो है वो क्रिएट करना है, आपको चाहिए कि आप जो फिलर यूज़ कर रहे हो वो जल्दी जल्दी पिघल के जमना शुरू हो जाए, तो आप एक दूसरे तरीके की पोलैरिटी जो है उस पर जाते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड को अगर हम पॉजिटिव रख रहे हैं, बस एक फंडामेंटल ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव साइड जो होता है वो हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव साइड ऑफ द एंटायर सेम सेटअप इन द केस ऑफ डीसी सप्लाई। तो ये अगर आपके माइंड में, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर मुझे फिलर को पिघलाना है तो इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोड पे ज़्यादा टेम्परेचर बनाने के लिए वहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ेगा। बोलिए क्लियर आप सभी को, मस्त तरीके से सबको क्लियर हो गया क्या। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव अगर हमको देना है, रिवर्स पोलैरिटी कहलाएगा वो, और वो तब जब ज़्यादा आपको मॉल्टन मटेरियल क्रिएट करने की ज़रूरत है, मतलब आपको चाहिए कि फिलर पिघल पिघल के खूब ज़्यादा फिलर जमा हो जाए उसके ऊपर। ठीक है, मॉल्टन स्लैग जैसा क्रिएट हो जाए। फिलहाल जो क्वेश्चन है उस पर वापस आते हैं। लिखा हुआ इन द केस ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द टेम्परेचर अटेन्ड बाय द आर्क ऑन द पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रोड। आर्क वेल्डिंग में पॉजिटिव साइड ऑफ इलेक्ट्रोड पर कितना टेम्परेचर बनता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑलमोस्ट 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आधार पे, मतलब इसी रेंज पर। और ये रेंज को वेरी भी किया जा सकता है, आगे चल के ये रेंज और ज़्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेल्डिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक,
बट स्टैंडर्ड में 3000 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दैट इज द गुड डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। लिखा हुआ है इंडक्शन हीटिंग सिस्टम ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 मेगाहर्ट्ज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड, calculate the wavelength of the electromagnetic waves generated given that the speed of light is approximately 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, कैलकुलेट द वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ के बारे में पूछा, दिस इज इक्वल टू द वेव जनरेटेड। अच्छा, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अब डेटा आपके पास अवेलेबल है यार, पुट कर दीजिए सीधे सीधे। स्पीड ऑफ लाइट कितना है हमारे पास, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 मेगाहर्ट्ज, 10 रेज़ टू द पावर 6, ऊपर गया 10 का पावर -6 यानी 10 का पावर 2 बच गया। अब बचा 3/50 इंटू 10 का पावर +2। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 1 3 4 5 20 3 6 18, 1/16, तो 1/16 0.060 के आसपास, 0.06। मुझे यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर दिखाई देता है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन या कैलकुलेशन का पार्ट जो है उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बाकी फिर जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 0.060 दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा एक सेकेंड, दो है ना प्लस में है, हाँ थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएगा, एक करेक्शन है, +2 है, मेरे नॉलेज में हो गया कि -2 है, मैंने ध्यान नहीं दिया उसको, इसलिए 0.0, तो 1 और 1, इसके बाद पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, तो आंसर बदल के 6 हो जाएगा। 6 शुड बी द राइट आंसर। ओके, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, तो ये राइट आंसर नहीं है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। वही मैंने बोला ना कि मल्टीप्लिकेशन पावर वगैरह का पोर्शन आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे करके कैलकुलेट करेगा। मेथड मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला एग्जैक्टली आपको ये लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग अब इसके बाद। अगला सवाल जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग का, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का चांसेस है कि इसको छोड़ ही देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, चलिए लेकिन हम लोग बना के देखते हैं, इसको बनेगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज इफ द मटेरियल बीइंग हीटेड एज अ डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर ऑफ 0.05। डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 0.05 का। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड पर क्यूबिक मीटर, पावर डिसिपेटेड पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम के फॉर्म में बोल रहा है आपको। अज्यूमिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 500 वोल्ट पर मीटर्स का, तो सिंपल है ना, इतने फ्रीक्वेंसी पे कितना 2 किलोहर्ट्ज इनटू इफ द material being heated has a dielectric loss factor 0.05, calculate the power dissipated into cubic meter assuming the electric field strength भी आपको दे रखा है 500 वोल्ट मीटर, 5 है 25 इंटू 2 दैट इज 50, और 50 फिर यहाँ से 10 का पावर 4 हो गया, यहाँ से 2 पावर माइनस हो गया। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा 500 किलोवाट के आसपास। इट्स आंसर शुड बी 500 किलोवाट्स। डायरेक्टली तीनों का मल्टीपल हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक लॉस फैक्टर मल्टीप्लाइड विद द पावर डिसिपेशन मल्टीप्लाइड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, उतने से आपको क्या मिल जाएगा, उतने से आपको ये कैलकुलेट हो जाएगा, पावर डिसिपेशन पर क्यूबिक मीटर जो है वो मिल जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको गिवन है तो। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर पावर डिसिपेटेड गिवन है तो। दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यहाँ पर एग्जांपल बना हुआ है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को ही कैपेसिटिव हीटिंग भी बोलते हैं। दो अलग अलग ऐसे पैरेलल प्लेट जुड़ी होती है, इसी के अंदर इंसुलेटेड या इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसको पुट करते हैं जिसको हमको हीट करना है, और पूरा यूनिफॉर्म और इवन हीटिंग इसके अंदर मिलती है। लेकिन शर्त ये होती है कि फ्रीक्वेंसी आपकी किलोहर्ट्ज से मेगाहर्ट्ज के रेंज में चली जाती है, मतलब आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होनी चाहिए। उसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स का यूज़ करना होता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है ग्रे आयरन सिलेंडर अब्जॉर्ब 5000 जूल्स ऑफ हीट एंड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 0.45 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, देन कैलकुलेट द मास ऑफ द सिलेंडर। उस सिलेंडर का मास जो है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस स्लाइटली कम हो जाते हैं, बट आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको मास पूछा है, मैं फॉर्मूला लिख के बताता हूँ, बाकी आप इसमें पुट कर लीजिएगा। आपको देखिए बोलता है ग्रे आयरन का सिलेंडर है, ये इतना जूल्स ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो मतलब आपको हीट का कंडीशन तो बता दिया, हीट को जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं उसका डेटा आपके पास है। और देखिए क्या दिया हुआ है,
लिखा है कि इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इंक्रीजेस बोला मतलब डेल टी की वैल्यू आपको दिया, चेंज इन टेम्परेचर बोला है, तो हो सकता है हम उसको जीरो माने, तो 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल टी इनटू इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो है 0.45 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब स्पेसिफिक हीट जो है, उसका स्पेसिफिक हीट जो है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, स्पेसिफिक हीट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आपको मास कितना मिल जाएगा। देखिए इसमें कितना दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट हो गया हीट 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर 50 इनटू द स्पेसिफिक हीट 0.45। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं भी जरा अपना कैलकुलेटर उठा लूँ ताकि जल्दी से फटाफट से कैलकुलेशन करना इजी हो जाए यहाँ पर, है ना, फटाफट से जल्दी से अच्छे से कैलकुलेशन करना जो है वो इजी हो जाए। चलिए कैलकुलेट करके बताइएगा मुझे कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। लेट्स सी, इसको अभी के अभी जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें परेशान नहीं होना। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा न्यूमेरिकल है तो नो डाउट आप इसको छोड़ दीजिए, लग रहा है कि इससे कैलकुलेशन में लेंदी होगा तो उसको डेफिनेटली आप छोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 222.22, 222.22 जो होता है वो इसका मास में वैल्यू आ रहा है, मास ऑफ द सिलेंडर। यहाँ क्या क्या लिखा है, 500 ग्राम लिखा है, 1000 ग्राम लिखा है, 1500 ग्राम लिखा है और 2000 ग्राम जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये ऑप्शंस की गलती है, इसको आप सुधार लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये 222.22 ग्राम्स जो है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को क्लियर है ना, ये ऑप्शंस पे मत जाइएगा, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये फाइनल आंसर। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, मास इज इक्वल्स टू हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड विद द स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का डेटा आपको गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ओके, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन सही सॉल्व करना ज़रूरी है, हमको ऑप्शंस पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर ऑप्शंस पे डिपेंड रहेंगे तो आप ये बताइए कि सिर्फ ऑप्शन ही देख के अगर राइट आंसर करना होगा तो फिर आप कभी आपको गलती भी नहीं समझ में आएगी कि अगर कमीशन ने गलत ऑप्शन दे दिया, गलत क्वेश्चन दे दिया, तो आप उसमें दावा आपत्ति कैसे करेंगे अगर आपको खुद ही नहीं आता होगा तो, ठीक है। तो आपको अपना टेक्निक, आपको अपने तरीके से सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो क्वेश्चन में गलत ऑप्शन दिया है वो भी पहचान जाएंगे आप वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुंच गए, क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन गैस सिलेंडर यूज्ड फॉर वेल्डिंग। व्हाट इज द कलर फॉर नाइट्रोजन गैस सिलेंडर यूज्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए स्पेसिफिकली जो नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर यूज होता है कौन से कलर का रहता है। देखिए देखने में तो वो काले कलर का दिखाई देता है, बट ऑप्शन हमारे पास ब्लैक कलर का है नहीं और हमारे पास डार्केस्ट ग्रे कलर का ऑप्शन है। तो ब्लैक या डार्क ग्रे कलर जो है, वैसे अगर इसके आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएं तो डार्क ग्रे मेंशन करता है वो, तो डार्क ग्रे कलर को ही हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। बट ऐसे आप नॉर्मली देखेंगे तो देख के आपको लगेगा कि ब्लैक कलर का है, ये देखिए ऐसा दिखाई देता है। नाइट्रोजन के सिलेंडर का स्टैंडर्ड कलर जो है वो इस तरीके का रखा जाता है, ठीक है। तो डार्क ग्रे कलर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अ करंट ऑफ 200 एम्पियर पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉर 5 मिनट्स, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। ये तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी आप ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। तो आपको एनर्जी सबसे पहले पूछा, एनर्जी का मतलब हो गया एनर्जी इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड विद टाइम। एनर्जी इज इक्वल्स टू करंट आई मल्टीप्लाइड विद द टाइम, है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है उस आधार पे। तो वैसे आप पावर के फॉर्म में लिखते हैं, बट आप यहाँ पे डायरेक्ट करंट के फॉर्म में लिख दीजिए, पावर के फॉर्म में ना लिख के मैं डायरेक्ट करंट, मैंने वोल्टेज को कांस्टेंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं P इंटू टी लिखने जा रहा हूँ, बट मैं ये नहीं लिखूंगा, किस लिए नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ वोल्टेज को मान लिया कि कांस्टेंट है, फिक्स्ड है ना। वैसे भी हम जब वेल्डिंग की बात करते हैं तो सेकेंडरी साइड पर हमारा ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो स्टेप डाउन करता है, स्टेप डाउन करने के बाद सेकेंडरी को एज मच कांस्टेंट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वर्क पीस की थिकनेस बढ़ गई तो ज़्यादा करंट चाहिए, लेकिन जो ट्रांसफार्मर हमारा रहता है ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक पर काम कर रहा होता है, और प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि वो ड्रूपिंग तो करे लेकिन वोल्टेज को स्टेबलाइज रखे। तो वोल्टेज अगर 5 वोल्ट भी है यहाँ पर और करंट मान लो 150 एम्पियर की हम उससे ले रहे हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा हो, वो उतने पर ही मेंटेन रहे, 5 to 5 ही रहे, ठीक है, भले करंट हम उससे ज़्यादा ड्रॉ कर सकें। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हुए
बेसिक कंडीशन लिया है, तो इसीलिए मैंने एनर्जी को P इंटू टी के फॉर्म में ना लिख के I इंटू टी के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होएगा कि ये फॉर्मूला सर कैसे लिख दिया करके। अब करंट I आपको दे रखा है कितना 200 और टाइम कितना दिया है 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, तो इसको 60 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब सेकेंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको लिखेंगे 5 मिनट्स है तो इंटू 60, 633, 3 2 6, 6000, या शायद एक ज़ीरो और लगेगा, 60,000 ऐसा हो जाएगा क्या? 60,000 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ज़ीरो और है, तो मतलब 60 किलो जूल। सीधा आंसर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ गलती हो सकती है फॉर्मूला पहचानने में? वैसे तो डेटा दिया हुआ है, फॉर्मूले में सीधे सीधे आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बता रहा है भाई, लिखा हुआ है इन अ वेल्डेड जॉइंट इफ द लेंथ ऑफ द डिफेक्टिव वेल्डिंग इज 5 सेंटीमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द जॉइंट इज 50 सेंटीमीटर, तो बताइए वेल्डिंग की डेंसिटी कितनी होगी? ऑप्शंस में आपको ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। वेल्डिंग जॉइंट है, समझिएगा ध्यान से, वेल्डिंग का जॉइंट है, लेंथ ऑफ द डिफेक्टिव वेल्डिंग जो है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का गलत वेल्डिंग हो चुका है उसके ऊपर। ठीक, देखिए दो मटेरियल्स को आप वेल्ड कर रहे थे, इसके ऊपर यहाँ पर इतनी लंबी वेल्डिंग जो है वो चली, लेकिन इसमें से इतना पोर्शन जो है ये डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव है, कितने का? 5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट आ गया है इसके अंदर। 5 सेंटीमीटर का जो हिस्सा है इसमें वेल्डिंग सही नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। अब ये टोटल वेल्ड का लेंथ है आपका, दिस इज द टोटल वेल्डिंग लेंथ। ठीक है, दिस इज द टोटल वेल्डिंग लेंथ। अब देखिए आपको क्या पूछा है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। नाउ कैलकुलेट द वेल्डिंग डेंसिटी, कि वेल्डिंग डेंसिटी ओवरऑल प्रतिशत में पूछा है आपको, परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म में नहीं, परसेंटेज में पूछा है कि कितनी वेल्डिंग डेंसिटी रही होगी इस पूरे सेक्शन की। तो सिंपल सा थिंग है यार, देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, वेल्डिंग डेंसिटी इज इक्वल्स टू डिफेक्टिव वेल्डिंग पार्ट अपॉन टोटल वेल्डिंग इनटू 100। टोटल वेल्डिंग लेंथ कितना था उससे डिवाइड कर दीजिएगा, और डिफेक्टिव कितना था वो, यानी कि 5/50 इंटू 100 कर दीजिए, सिंपल है, 5/50 इंटू 100। 10% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बन जाएगा सभी से, ठीक है, सभी लोग बना लेंगे ना। लेंथ ऑफ डिफेक्टिव वेल्ड मैंने पहले लिख दिया, डिवाइडेड बाई द टोटल वेल्डिंग लेंथ ऑफ द एंटायर सिस्टम, सेम जैसे एफिशिएंसी निकालते हो, बस कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पर डेंसिटी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो वेल्डिंग डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा इसको, ठीक है, कहीं पर नोट कर लीजिएगा, यूज़ कर सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चंस में। छोटे छोटे क्वेश्चन से, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है न्यूमेरिकल में, लेकिन ऐसे वाले सवाल एक न एक मार्क्स में आपसे पूछ के परेशान कर सकता है। तो बच्चे से बनता हुआ भी क्वेश्चन उसको छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको फॉर्मूला नहीं पता है, बस इतनी सी बात के लिए, तो आपको पता रहेगा ये, इसीलिए मैंने बोला कि सेशन के क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक बार ओवरव्यू टाइप से देख लीजिए। ठीक है, इफ द करंट डेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस इज 500 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेल्डिंग प्रोसेस का जो करंट डेंसिटी है, मतलब जे की वैल्यू दिया ना, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, जानते हैं ना हम लोग करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, जैसे फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं। तो ये आपको दे के रखा है कितना, 500 एम्पियर पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोड थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा, थिकनेस मतलब ये एरिया दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल दिया ना, मतलब एरिया दे रखा है इलेक्ट्रोड का, चलो सब सेंटीमीटर में ही है तो मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग करंट, आई की वैल्यू पूछा, बताइए कोई दम है इस क्वेश्चन में? सीधा फॉर्मूला तो है, करंट डेंसिटी कौन नहीं जानता है, सबको पता है, जे इक्वल टू आई अपॉन ए का डेटा दे दिया, जे का डेटा दे दिया, आई पूछा है, बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं सवाल के अंदर, आप खुद ही आंसर बता दोगे मुझे, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद ही बता दोगे, 500 इंटू 2000 बता दोगे आप इसका आंसर, 1000 सही भी है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं, बट वेल्डिंग जैसे टॉपिक के अंदर नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेगा, और जब पूछ लेता है तो छोड़ देते हैं उसको। चलिए देखते हैं, तो हमको ये चीज़ नहीं करना है। क्वेश्चन में बोलता है हाउ डज द पिंच इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिफॉर्म हीटिंग, हाउ डज द पिंच इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिफॉर्म हीटिंग इन द इंडक्शन हीटिंग फर्नेस। ठीक, देखिए इंडक्शन हीटिंग फर्नेस का एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग या इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग, दोनों ही वैरायटी में आप इसको पढ़ते हैं, अजैक्स वैट इंडक्शन हीटिंग के फॉर्म में भी आप पढ़ते हैं, ऐसे इनडायरेक्ट वाले के फॉर्म में। तो ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर क्या चीज़ होता है, देखिए हाउ डज द पिंच इफेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिफॉर्म हीटिंग इन
इंडक्शन हीटिंग। पिंच इफेक्ट के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि पॉपकॉर्न की तरह, जैसे पॉपकॉर्न जो है वो पॉप आउट हो जाता है गर्म होने के समय, उस बाउल के बाहर गिर जाता है निकल के। पिंच इफेक्ट के अंदर इस क्रूसिबल के अंदर रखा हुआ, ये जो क्रूसिबल आपको दिखाई दे रहा है, इस क्रूसिबल में रखा हुआ जो चार्ज है वो ऐसे पॉप आउट होके जंप करके बाहर गिरने लग जाता है। ठीक है, यही पिंच इफेक्ट का आउटकम है। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये जो चार्ज मटेरियल है, टेस्ट चार्ज जो है हमारा, वो गिरने लग जाता है बाहर। ठीक, तो ऐसा क्या हो जाता है यहाँ पे, देखिए इंडक्शन हीटिंग का फंडामेंटल है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, सेकेंडरी पे कोई वाइंडिंग वाइंडिंग नहीं है। सेकेंडरी पे यही क्रूसिबल जो है ये सेकेंडरी की तरह एक्ट कर रहा है। इस वेल्डिंग मेथड के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है भाई? इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर इसको शुरू करने के लिए आपको मॉल्टन मेटल डालना पड़ेगा पहले तो। मतलब ये जो ब्लैक कलर का हिस्सा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द मॉल्टन मेटल। जब तक आप ये मॉल्टन मेटल नहीं डालेंगे आपकी सर्किट यहाँ पूरी नहीं होती है। जब सर्किट पूरी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इफेक्ट जब शुरू होता है, तब वहाँ पर क्या होता है कि जब करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू को पार करती है, करंट की डेंसिटी एक फिक्स वैल्यू को पार करती है, तो वो वैल्यू कितनी है? 500 स्क्वायर सेंटीमीटर की वैल्यू है। कितनी वैल्यू है वो? दैट इज 500। ये डेटा भी पूछ सकता है कभी कभी, इसलिए याद रखिएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब इस वैल्यू की डेंसिटी को पार कर जाती है करंट, है ना, यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट की मैं बात कर रहा हूँ, सप्लाई करंट की नहीं, इंड्यूस्ड करंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उससे जो इंड्यूस्ड करंट मिल रही है, जब वो करंट 500 स्क्वायर सेंटीमीटर की डेंसिटी को पार करती है, तो उससे क्या होता है कि पिंच इफेक्ट का क्रिएशन होता है। उस पॉइंट के बाद क्या होता है, वहाँ पर चार्जेस के बीच में टर्बुलेंस होना शुरू हो जाता है। और चार्जेस के बीच जैसी टर्बुलेंस होता है तो क्या होता है कि ये यहाँ से सेकेंडरी सर्किट में इंटरप्शन हो रहा होता है। अब चूंकि एसी सप्लाई दिए हो आप इनपुट में, ऑब्वियसली जब इंडक्शन हीटिंग है तो एसी पर ही काम करेगा ना। और जब ये सप्लाई का लगातार रिवर्सल चलता रहता है, तो यही टर्बुलेंस जब ज़्यादा इफेक्ट में, ज़्यादा मात्रा में होता है, तो चार्जेस वहाँ से पॉप आउट होने की कोशिश करती है, गिरती है, बाहर आती है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इस प्रोसेस के दौरान जो हीट का इवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ पर मिलने लग जाता है। सो दिस इज अ गुड थिंग। ठीक है, तो लिखा हुआ है हाउ डज द पिंच इफेक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द यूनिफॉर्म हीटिंग इन द इंडक्शन हीटिंग बाय इंक्रीजिंग द कॉइल टेम्परेचर? नहीं, बाय एलिमिनेटिंग द एडी करंट्स, बाय प्रिवेंटिंग द ओवरहीटिंग, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट इवनली अक्रॉस द वर्कपीस। दिस ऑप्शन इज राइट। यानी कि डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही दिख रहा है। क्या होता है कि जब ये जंप करने शुरू हो जाते हैं तो उस कंडीशन पर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्क पीस में एकदम बराबर मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये पिंचिंग इफेक्ट जो है वो, पिंच इफेक्ट जो है वो कारगर हो जाता है हीट के इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब हम लोग। तो हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 19 पर, 19वां सवाल। आप देख रहे होंगे कि एक हाथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और एक बड़ा सा सेगमेंट है जिस पे एक ऐसा मल्टी टॉर्च का इक्विपमेंट जो एक पर्सन ने होल्ड किया हाथों में, और वो इसको गर्म कर रहा है अंदर से। ठीक है, ये क्या कर रहा है? वेल्डिंग तो नहीं कर रहा है ना, वेल्डिंग नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? तो ये प्री हीट कर रहा है, वेल्डिंग करने से पहले कंडीशनिंग कर रहा है उस मटेरियल के, उस सेगमेंट की। अब उसके बाद ये वेल्डिंग करना शुरू, अब दो पाइप्स को लाके जोड़ेगा आपस में, बट जॉइंट वेल्डिंग वहाँ क्रिएट करेगा वो। ठीक, लेकिन बट जॉइंट से पहले वो क्या कर रहा है कि उसके सेक्शंस को हीट कर रहा है जिनको वेल्ड करना है। क्यों हीट करता है? कारण क्या है इसके पीछे, है ना? ऐसे हीट, प्री हीट करने से क्या बेनिफिट होता है, यही कुछ सवाल में पूछा है। बोलता है वाई इज प्री हीटिंग यूज्ड इन द सर्टेन वेल्डिंग एप्लीकेशन। जितना समझ समझ के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समय तक आपको ध्यान में रहेगा वो। तो पहला ऑप्शन बोलता है टू रिड्यूस द वेल्डिंग टाइम, सेकंड ऑप्शन से टू इंक्रीज द वेल्डिंग स्पीड, थर्ड ऑप्शन से टू प्रिवेंट द क्रैकिंग, लास्ट ऑप्शन बोलता है टू डिक्रीज द पावर कंजम्पशन। देखिए, जिन सिरों को वेल्ड करना है उनको पहले से ही गर्म करके आप क्या करते हैं, देखिए उनको जब भी हम पहले से हीट कर देते हैं तो पहला तो उनका टेम्परेचर जो है इवन लेवल पर आ जाता है। ठीक, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन का बिल्डअप जो होता है, जब हम असली में वेल्डिंग करना शुरू करेंगे ना, तो वहाँ से हाइड्रोजन बिल्डअप जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर डायरेक्टली ऐसी ठंडे स्टेट पर सीधे वेल्डिंग करना शुरू कर दिए तो मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा, और हाइड्रोजन जो है उसका बिल्डअप होने की वजह से वहाँ पर क्रैकिंग, है ना, पोटेंशियल इफेक्ट या क्रैकिंग इफेक्ट जो है वो होना शुरू हो जाएगा, और यही हमको नहीं चाहिए होता है। ठीक, और दूसरा चीज़ कि मटेरियल अगर सपोज कर लो कि पहले से ठंडा है, मैंने अचानक से इसकी वेल्डिंग कर दी, बट जॉइंट करके दो पाइप्स को जोड़ दिया और उसको छोड़ दिया, तो वो जल्दी कूल डाउन होगा, और अगर जल्दी कूल डाउन होगा तो फिर उस पर क्रैकिंग इफेक्ट होगा।
तो हमको चाहिए कि मटेरियल देर तक गर्म रहे और धीरे 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 अपनी टेम्परेचर लूज करे, सो दैट कि वो सेटलिंग इफेक्ट अंदर से बाहर की तरफ हो, ना कि बाहर से अंदर की तरफ। अगर बाहर का हिस्सा पहले सूख गया या पहले ओके हो गया, तो अंदर का हिस्सा जो है वो बहुत देर तक मॉल्टन स्टेट में रहेगा और वेल्ड बिल्कुल कमज़ोर सा हो जाएगा। ठीक, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे जब घर के दीवार पे या जैसे लोहे की पाइप्स पे पेंट किया जाता है, तो ऊपर से आपको दिखता है ऊपर की लेयर सूख गई और आप गलती से उसको हाथ से पकड़ लेते हैं, और जैसे ही उस रेल को उस पटरी को या उस पाइप को आप हाथ से ग्रैब करते हैं, वो आपका हाथ गीला हो जाता है क्योंकि उसमें चिपचिपा सा पेंट लग चुका होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर की लेयर सूख गई थी बट अंदर की लेयर अभी भी मॉल्टन स्टेट पर ही थी। तो मॉल्टन नहीं बोलना चाहिए, अभी भी मतलब लिक्विड स्टेट पर थी। और यहाँ इसके केस में, वेल्डिंग के केस में, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमको क्रैकिंग को प्रिवेंट करना है। ताकि क्रैकिंग को प्रिवेंट करना है उसके लिए प्री हीट करते हैं। प्री हीट करने से हमारा ये सेक्शन देर तक गर्म रहेगा और धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर लूज करेगा, जिससे कि अंदर से बाहर की तरफ वो ठंडा होना शुरू होगा और यही स्टेट सबसे बेटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा। यहाँ तो कुछ फ्लेम वेम दिखाई दे रहा है, देखते हैं। तो यहाँ पर गैस वेल्डिंग आ चुका है और इसके अंदर देखें क्या पूछ रहा है। लिखा हुआ इन द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग व्हाट टाइप ऑफ फ्लेम इज सूटेबल फॉर वेल्डिंग एल्यूमिनियम। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग से एल्यूमिनियम की वेल्डिंग तो करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अब थोड़ा और डेप्थ में जाके आपसे पूछा है कि कौन सी टाइप की फ्लेम जो है वो सूटेबल रहती है अगर एल्यूमिनियम की वेल्डिंग हमको करनी है। तो अब फ्लेम को भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, कितने टाइप की फ्लेम होती है। तो जब जब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करते हैं हम लोग, तो 3 टाइप की फ्लेम होती है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको मैं डेप्थ में आपको बता दूं ताकि क्लियर रहेगा, फिर दोबारा आपको ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसी सेशन से ही पढ़ के आपका जो डाउट है, जो कंसेप्ट है, वो प्रॉपर क्लियर रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के जो फ्लेम टाइप्स होते हैं, फ्लेम टाइप्स वो कितने होते हैं? दे आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम। नंबर 1, सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कहलाता है कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम। इसी को कई बार रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम। और थर्ड और लास्ट जो होता है दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। गलती से मैंने क्यू लिख दिया यहाँ पे, इसको सुधार लीजिएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक, तीनों का थोड़ा थोड़ा सा इनसाइड आपको बताता हूँ। यही 3 टाइप के फ्लेम होते हैं, इसी को पढ़ना है। ये 3 पढ़ लिए तो ऑक्सी एसिटिलीन कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम। मतलब क्या होता है, देखिए ये पूरे तीनों टाइप के फ्लेम के बनने में 2 ही चीज़ है जिसको ध्यान देना है। 2 सिलेंडर रहता है आपके पास, ठीक है। यार ये बॉटल वटल ना सब टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है मुझसे। चलो ठीक है, मैं एक बहुत खूबसूरत सा ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, हंसना बिल्कुल भी नहीं है आपको। यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन का, ये बॉटल फिर टेढ़ी हो गई, ठीक है, हाँ जी, ये बन गया सिलेंडर। तो ये ऑक्सी एसिटिलीन में मान लीजिए ऑक्सीजन का सिलेंडर है, किसका? ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का सिलेंडर है। और उसके बगल में एसिटिलीन गैस का सिलेंडर है। अब गैस का सिलेंडर जैसा भी होता हो, मैं ऐसा ही बना देता हूँ, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज एसिटिलीन, ठीक है, हंस तो नहीं रहना, ओके गुड। ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है, यहाँ पर एसिटिलीन का सिलेंडर है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो निकल करके आता है यहाँ से, ये हमारे वेल्डिंग टॉर्च तक पहुँचता है। और ये जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है उस पर हमको यहाँ वेल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन मिलता है कि भाई यहाँ से अलग अलग नोजल्स है, इसको कंट्रोल करते हैं और यहाँ से हम वेल्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक, न्यूट्रल फ्लेम का क्रिएशन तब होता है जब आप दोनों की मात्रा को बराबर रख जाते हो। जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों 1:1 के कंपोजिशन पर मिलते हैं हमको अपने वेल्डिंग टॉर्च के पास, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, कि ये एकदम न्यूट्रल कंडीशन होती है। जब भी देखिए न्यूट्रल कंडीशन जो होती है वो फेरस नॉन फेरस दोनों पे लागू होती है। मतलब आपको कोई फेरस मटेरियल की वेल्डिंग करनी है तो भी न्यूट्रल फ्लेम बेस्ट है, नॉन फेरस की वेल्डिंग करनी है तो भी बेस्ट है। जैसे एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करनी होती है तो भी आप न्यूट्रल फ्लेम को यूज़ कर सकते हो। आयरन की भी वेल्डिंग करनी है, कॉपर की वेल्डिंग करनी है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक, दूसरा कार्ब्यूराइजिंग फ्लेम।
देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा एग्जाम में, अब इतने आखिरी मोमेंट पे नया चीज़ बहुत नहीं याद रखना है ना, तो थोड़ा सा दिमाग पे इतना हल्का सा जोर देना और ऐसे याद रखना है कि कार्बोराइजिंग से क्या समझ में आ रहा है, कार्बन समझ में आ रहा है ना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑक्सीजन का उल्टा है, मतलब ऑक्सीजन का दुश्मन है, ऐसा मान लीजिए कि जहाँ ऑक्सीजन होगा वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। जब कार्बोराइजिंग फ्लेम बोल रहा है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे, ऐसे याद रख सकते हैं। तो ऑक्सीजन कम होगा मतलब ऑक्सीजन का परसेंटेज लो होगा और एसिटिलीन का परसेंटेज हाई होगा इन सेकेंड टाइप ऑफ फ्लेम। ये जो दूसरा टाइप का जो फ्लेम है उसके अंदर यही होता है, ठीक है। एकदम तेज रशिंग साउंड जो है वो आनी शुरू हो जाती है, ध्यान रखिएगा रशिंग साउंड बोलेगा तो आप समझिएगा इस सेकंड वाले में एकदम रश से एकदम स्पीड से गैस का ट्रांसफर हो रहा है, ये हमको सुनाई देने लग जाएगा। अब इससे क्या होगा कि इस फ्लेम से कार्बन का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, कार्बन की लेयर भी जमने लग जाएगी, ठीक है। तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, ठीक। आप नॉर्मली देखते होंगे कई बार जैसे मोमबत्ती वगैरह के नीचे आपको एक स्टील की बर्तन वगैरह को लेकर के आते हैं या किसी दिए के नीचे लाते हैं तो उसके नीचे नीचे काले काले सी परत जम जाती है, ब्लैक ब्लैक कलर का एक लेयर जो है वो फॉर्म हो जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है वो, कि कार्बन का लेयर जो है उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो आप समझ जाएंगे कि उसके अंदर कार्बन कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है और एसिटिलीन का परसेंटेज जब ज़्यादा हो जाता है तो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है। और तीसरा और लास्ट नाम से ही समझ में आ जाएगा ये भी आपको, ये सब याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन बाद पेपर है अभी, ठीक। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो है इसको समझिएगा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की कंटेंट जो है वो इसके अंदर ज़्यादा रहती है। किसके लिए यूज़ होता है, तो मेटल जैसे कि कॉपर हो गया, स्टील हो गया, इन सब के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को, और मैंगनीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इस टाइप के मटेरियल्स के लिए प्रेफरेबल रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो रहती है वो ज़्यादा रहती है, ऑलमोस्ट 3:1 के रेशियो पे रहता है। और वैसे कार्बोराइजिंग में भी 1:3 का रेशियो हो जाता है कि अगर ये 1 है तो ये 3 टाइम्स हो जाता है उसके, इस तरीके का डिफरेंस रहता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम कैसे बताएंगे। सवाल में पूछा था आपको कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सा फ्लेम सूटेबल है फॉर द वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम। जब भी फेरस और नॉन फेरस के बीच में कंफ्यूज हो जाओ ना, कि नहीं समझ में आ रहा है कि फेरस में क्या लगेगा नॉन फेरस में क्या लगेगा, तो एक चीज़ हमेशा हमेशा क्लियर रखिएगा कि न्यूट्रल फ्लेम से सब वेल्डिंग कर सकते हो आप, मतलब एल्यूमिनियम का भी वेल्डिंग कर सकते हो, आयरन बेस्ड मटेरियल्स का भी वेल्डिंग कर सकते हो, फेरस और नॉन फेरस दोनों का। दिस इज द राइट आंसर। कार्बोनाइजिंग नहीं यूज़ करते हैं, कार्बोनाइजिंग की कंडीशंस अलग होती है, कार्बन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, इसलिए एल्यूमिनियम की वेल्डिंग में कभी नहीं चाहते हैं हम लोग। और ऑक्सीडाइजिंग ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो ब्रिटल बना देगा वो सीधे सीधे, तो आपका जो एल्यूमिनियम का सेक्शन बनेगा वेल्ड होके वो टूट जाएगा, मतलब वो ब्रिटल होना शुरू हो जाएगा उसकी वजह से, तो इसको भी नहीं प्रीफर करते हैं हम लोग, ठीक। तो क्रैकिंग वगैरह का इफेक्ट जो है वो इन दोनों में क्रिएट होता है अगर हम एल्यूमिनियम की वेल्डिंग इसमें से किसी से कर देंगे तो, लेकिन न्यूट्रल फ्लेम वेल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, न्यूट्रल फ्लेम में एकदम प्रॉपर वेल्डिंग आपको वहाँ पर मिलती है। और रिड्यूसिंग फ्लेम जो बोला ये बेसिकली यही है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो एक ही है, बस नाम अलग अलग लिख रहा है उसके अंदर, ठीक है। समझ गए वेल्डिंग का टाइप, ऑक्सी एसिटिलीन के अंदर बता लेंगे आप लोग। ये देखिए इसका लेंथ और इसके ऐसे वैसे जो डायग्राम ड्रॉ करके दिया हो उसके चांसेस कम है, बट अगर डायग्राम देगा तो भी ध्यान से देखिएगा। इनर कोन का सेक्शन ऐसे रेड कलर के फॉर्म में आपको ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, और बाहर का हिस्सा ऐसे फेदर टाइप का ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। कब, जब न्यूट्रल फ्लेम होती है तब। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी तो क्या होगा, अंदर का सेक्शन ज़्यादा पॉइंटेड और ज़्यादा लंबा दिखाई देगा, रेड कलर का जो कोन होगा वो, और आउटर का एनवेलप जो है उसका जो शार्पनेस है वो बढ़ जाएगा, थिकनेस कम हो जाएगी। यहाँ पे देखिए थिकनेस ज़्यादा थी, यहाँ पर देखिए थिकनेस कम हो गई। और लास्ट, अगर कार्बोराइजिंग फ्लेम है आपके पास या रिड्यूसिंग फ्लेम है तो बीच का एक हिस्सा येलोइश कलर का रहेगा, फिर उसके बाद पॉइंटेड फॉर्म में रेड कलर का हिस्सा रहेगा, और बाहर का हिस्सा और पॉइंटेड फॉर्म में ब्लू कलर का फेदरिश हिस्सा जो है वो अवेलेबल रहेगा। उस फ्लेम को देख के आप समझ जाओगे कि कार्बोराइजिंग फ्लेम या रिड्यूसिंग फ्लेम जल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब सवाल के अगले पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग पहुंच गए। लिखा हुआ है विच वेल्डिंग प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की अगर वेल्डिंग करनी है, ठीक है, तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। देखिए स्टेनलेस स्टील के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस यूज़ करिए जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो नॉन फ्यूजिबल नेचर का हो। नॉन फ्यूजिबल नेचर का इलेक्ट्रोड जो होता है बहुत प्रिफर्ड रहता है इसके अंदर, ठीक। और उसमें भी मतलब कौन सा वाला, तो नॉन फ्यूजिबल बोल दिया तो टंगस्टन का ऑप्शन तो वैसे ही क्लियर हो जाता है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW जो होता है इट इज़ मोस्ट प्रिफर्ड इन दैट केस,
ठीक है, जब जब स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग की बात आती है तो क्यों, क्योंकि आप दूसरा कोई इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो वो स्टेनलेस स्टील से पहले ही पिघल जाने का उसका खतरा बना रहेगा, या वही खुद ही मेल्ट होकर स्टील के साथ चिपक जाए तो वो उसकी स्टील की क्वालिटी को रिड्यूस करेगा। तो ऐसे केस में भले स्टील के लिए फिलर यूज़ कर लो अलग से, लेकिन इलेक्ट्रोड को नहीं पिघलना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये डी ऑप्शन जो है दिस इज़ फार बेटर देन एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी से क्विकली समझ लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस थे हमारे पास। देखिए, एक ऑप्शन था FCAW, फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग इसको बोलते हैं, जिसमें कि आप जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ऐसे फ्लक्स की कोटिंग जो है वो भी बनी रहती है। तो ये फ्लक्स साथ में पिघलता जाता है और वेल्डिंग के हिस्से के साथ ऊपर से एक लेयर फॉर्म कर देता है ताकि ऑक्साइड और नाइट्राइट का फॉर्मेशन वहाँ पे ना होने पाए। ठीक है, बाकी ये अंदर आपका इलेक्ट्रोड जो है वो अवेलेबल रहता है, ये पिघलता चला जाता है। दूसरा GMAW, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, है ना, जिसमें कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड रहता है इसके साथ साथ यहाँ से गैस भी ब्लो कराई जाती है। ये गैस क्या करती है, बाहर से एक पैकेट क्रिएट कर देती है, एनवेलप, और उस एनवेलप के अंदर वेल्डिंग चल रही होती है जिससे कि अगेन बाहरी एटमॉस्फेयर से उसको कट ऑफ कर देगी। तो ना मॉइस्चर, ना एयर, ना किसी भी टाइप का कोई भी नाइट्राइट या ऑक्साइड का फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है सॉ का मतलब आप अभी जस्ट शुरुआती क्वेश्चन में देखे थे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में फ्लक्स को पूरा कोट कर देते हैं। अगर हमारा वेल्डिंग सेक्शन इस तरफ मूव कर रहा है, ये सेटअप इस तरफ जा रहा है, तो पहले फ्लक्स गिराई जाएगी यहाँ से और उसके पीछे पीछे यहाँ से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड चलता रहेगा। इसमें ये वेल्डिंग का ये सेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा बाहर से, ये सबमर्ज्ड रहेगा। तो मतलब ये कट ऑफ लेयर यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्रिएट कर देता है जिसके अंदर ना हवा ना किसी भी टाइप से ऑक्साइड से नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और GTAW लास्ट हम लोग जिसकी बात किए थे दैट इज द टंगस्टन, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग फिक्स टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, टंगस्टन नॉन फ्यूजिबल कंडीशन पर ही रहेगा ऑब्वियसली। तो बाहर से हमको क्या करना पड़ता है, फिलर का यूज़ करना पड़ता है। ये दोनों मिल करके यहाँ एक मॉल्टन पूल क्रिएट करेंगे और ये वेल्ड मेटल के ऊपर ऐसे ये पूल का वेल्ड जो है वो क्रिएट होते चले जाएंगे। ठीक, इस डायरेक्शन में ये वेल्डिंग चलती रहेगी ऐसे आगे। चलिए ठीक है, तो आफ्टर दिस पॉइंट अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंच गए हम लोग। लिखा हुआ है व्हाट रोल डज इलेक्ट्रोड कंपोजिशन प्ले इन डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो होता है वो वेल्डिंग प्रोसेस की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करने के लिए क्या रोल प्ले करता है, यही सवाल पूछा है। तो भाई पहला ऑप्शन बोलता है अफेक्ट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, दूसरा ऑप्शन बोलता है डिटरमाइंस द वेल्डिंग स्पीड, थर्ड ऑप्शन सेज रेगुलेट्स द इलेक्ट्रोड डायामीटर, लास्ट ऑप्शन बोलता है कि हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। राइट आंसर क्या है इसका? देखिए, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है वो इस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड की जैसी कंपोजिशन रहेगी उस हिसाब से वैसा वो मेल्ट होगा। कार्बन कंपोजिशन का इलेक्ट्रोड पहले मेल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू एनी अदर, लाइक जैसे अगर आप टंगस्टन कंपोजिशन की बात कर लो या और किसी अदर टाइप की कंपोजिशन की बात कर लो, फ्लक्स कोड या फ्लक्स कोटेड अगर है, तो उससे उसके कंपैरिजन में कार्बन कोटेड इलेक्ट्रोड जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था E6013 का एग्जाम्पल, वो इसी कंडीशन में था, कार्बन कोटेड इलेक्ट्रोड था, जल्दी मेल्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मेल्ट होने का चांसेस ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप स्लो वेल्डिंग कर रहे हो, स्लो वेल्डिंग करोगे तो टेम्परेचर ज़्यादा बनेगा, वहाँ पे करंट कम हो जाएगी, ऑपरेटिंग करंट जो है रिक्वायर्ड होगी वो कम हो जाएगी, वेल्डिंग स्ट्रेंथ एक पॉइंट तक बढ़ेगा फिर गिर जाएगा। वेल्डिंग स्ट्रेंथ भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही बढ़ता है ना, हमेशा थोड़ी ना बढ़ता रहेगा। ये देखिए, ये रहता है वेल्डिंग स्ट्रेंथ का ग्राफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ करंट की बात कर लो या वेल्डिंग स्ट्रेंथ की बात कर लो, एनर्जी की बात कर लो, देखो एनर्जी का भी ऐसा सिस्टम रहता है, सॉरी दिस इज़ रॉन्ग, एनर्जी का भी ये सिस्टम रहता है इस तरीके से, ऐसा इंक्रीज होता जाता है, एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो भी बढ़ती चली जाती है। करंट की ग्राफ जो है वो ऐसी बनती है, यहाँ पे करंट की ग्राफ जो है वो ऐसे रिड्यूसिंग नेचर की बनती है, वेल्डिंग टाइम इंक्रीज कर दो रिक्वायर्ड करंट घट जाता है तुरंत। लेकिन वेल्डिंग स्पीड के साथ चेंजेस होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में तीन ही चीज़ ज़्यादातर पूछता है, वेल्डिंग स्पीड और टाइम का रिलेशन, वेल्डिंग करंट और टाइम का रिलेशन, और तीसरा वेल्डिंग मटेरियल का डिपॉजिट, वेल्डिंग स्ट्रेंथ और टाइम का रिलेशन। ये तीन चीज़ बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे जो आपको पूछा है इसमें बोलता है कि इलेक्ट्रोड की कंपोजिशन से वेल्डिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या असर पड़ सकता है। तो भाई कंपोजिशन अगर आप अलग टाइप के मटेरियल का करोगे तो इलेक्ट्रोड पिघलेगा ही नहीं जल्दी, और जल्दी नहीं पिघलेगा तो उसका टाइम जो है उसमें चेंजेस हो जाएंगे, तो अफेक्ट्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द वेल्डिंग टेम्परेचर नीड्स टू बी रिड्यूस्ड व्हाट पैरामीटर शुड बी एडजस्टेड। अगर वेल्डिंग टेम्परेचर जो है उसको हमको रिड्यूस करना है, ठीक है, वेल्डिंग टेम्परेचर जो है अगर उसको हमको रिड्यूस करना है
ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड जरा क्वेश्चन में चेक कर लूँ क्या। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है, इफ द वेल्डिंग टेम्परेचर नीड्स टू बी रिड्यूस व्हाट पैरामीटर शुड बी एडजस्टेड। कि वेल्डिंग टेम्परेचर को अगर हमको एडजस्ट करना है तो इसमें से कौन से पैरामीटर को एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग टेम्परेचर को अगर हमको एडजस्ट करना है ना, मान लीजिए वेल्डिंग टेम्परेचर को हमको कम करना है कि कम वेल्डिंग टेम्परेचर हो, तो आप वेल्डिंग को स्पीड से करने लग जाइए, ज़्यादा स्पीड से वेल्डिंग कर दीजिए। मतलब जैसे अगर ये सेक्शन इसके ऊपर वेल्डिंग करना है तो मैं एकदम जल्दी जल्दी इलेक्ट्रोड को घुमा दूंगा यहाँ से, कम कम टेम्परेचर बनेगा यहाँ पे। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने देखा है ना फिल्मों में कि, हाँ फिल्मों में ये देखा है कि ऐसे आग से ऐसे जलता हुआ जो जो वो रहता है, एक ऐसा सेक्शन रहता है ना, और जिसमें हीरो को बोलता है कि भैया आप आग से जल के इधर से उधर चले जाओगे तो हीरोइन को आप फूल दे करके आ पाओगे, है ना, उसके लिए फूल लेकर के जाने वाला सीन रहता है। तो हीरो जो है वो यहाँ से क्या करता है, धीरे धीरे चलता है कि भागते हुए चलता है। दौड़ते दौड़ते जाएगा ना, समझदार हीरो होगा तो, है ना, और हमारे यहाँ का हीरो होगा तो वो धीरे धीरे जाएगा। तो गाना भी एक प्ले हो जाएगा इसी बीच में, है ना, एक 5-10 मिनट का सॉन्ग भी इसी इसके चलते चलते में ही प्ले हो जाएगा उसमें। तो वो अलग बात है। लेकिन असली जो हीरो रहेगा वो एकदम दौड़ते हुए निकल जाएगा, क्योंकि वो समझदार रहेगा, इंजीनियर रहेगा वो। तो वो क्या होगा कि वेल्डिंग टेम्परेचर कम करना है ना, मतलब उसको अपने पैरों में टेम्परेचर कम चाहिए, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी दौड़ेगा ताकि टेम्परेचर कम पहुँचे यहाँ तक, इसको कम टेम्परेचर मिले। तो वेल्डिंग के साथ भी यही सीन होता है, जितनी स्पीड से वेल्डिंग करोगे, जितनी जल्दी जल्दी वेल्डिंग कर दोगे, उतना कम टेम्परेचर वहाँ पे बनेगा। और जितना स्लो वेल्डिंग करोगे, टेम्परेचर उस जंक्शन का बड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा देर तक वेल्डिंग रॉड वहाँ पे जुड़ी रहेगी। तो वेल्डिंग स्पीड जो है उस फैक्टर को ये बहुत ज़्यादा असर करता है। ठीक है, व्हाट पैरामीटर शुड बी एडजस्टेड, द वेल्डिंग स्पीड शुड बी एडजस्टेड। अगर टेम्परेचर कम करना है, वेल्डिंग स्पीड बढ़ा दो वहाँ से, ये हो जाएगा। एक बार मैं पिछले क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूँ। आगे वाले क्वेश्चन पे आ गए क्या हम लोग, चलिए एक बार पिछले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारे ऑप्शंस को। ठीक है, 21वां सवाल तो हम लोग ले लिए। अब 22nd क्वेश्चन जो है वो देख लूँ मैं। व्हाट रोल डज द इलेक्ट्रोड कंपोजिशन प्लेज इन डिटरमाइनिंग द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस, है ना, यस, ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस। इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बता दिया ना, अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज राइट, सही ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन ही हम लोग डिस्कस किए थे ना अभी, तो ये दिस इज राइट। मुझे बस एक बार देखना था कि कोई ऑप्शन छूट तो नहीं गया ध्यान देने से। राइट आंसर तो दिख गया था। कभी कभी होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शंस राइट दिखते हैं, तो वो डिस्कस करना जरूरी था। ठीक है, अभी इट इज़ ओके, फर्स्ट ऑप्शन वॉज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 23वां सवाल हम लोग अभी जस्ट बना लिए। इस क्वेश्चन का आंसर था वेल्डिंग स्पीड। अब पहुंचते हैं 24वें क्वेश्चन पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 24 पे। लिखा हुआ, हाउ डज द पोलैरिटी ऑफ द वेल्डिंग आर्क अफेक्ट्स द मॉल्टन मेटल ट्रांसफर इन द गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। ये GMAW में ये जो मॉल्टन मेटल ये पिघल करके जो यहाँ का वेल्ड का हिस्सा बन रहा है, उसमें पोलैरिटी का क्या रोल है। कि अगर हम जो सप्लाई से इसको कनेक्ट कर रहे हैं उसकी पोलैरिटी में पॉजिटिव कहीं और दे दें या नेगेटिव इधर से उधर कर दें, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने ये इसका आंसर आपको शुरुआत में ही बता दिया है ना, इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। दो टाइप की पोलैरिटी की मैंने बात किया, एक है स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरी है रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी, कई बार इसी को आप बुक्स से पढ़ेंगे अगर, तो कई बार आपको इसको इस फॉर्म में देगा, DCEP और DCEN। ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलता है, मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, इस तरीके से आपको मिलता है। ठीक है, तो अगर ऐसी पोलैरिटी भी लिखी हुई है इनमें से, तो ये इसी का मीनिंग है कि स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या हो गया कि आपका इलेक्ट्रोड जो है उसको नेगेटिव रखे विथ रिस्पेक्ट टू वर्क पीस पॉजिटिव बना दिए। और रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग उल्टा कर दिए कि इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बना दिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड या उससे जुड़ा हुआ जो फिजिबल मटेरियल है उसको जल्दी पिघलाना है हमको, तो वो पिघलेगा और मॉल्टन पूल ज़्यादा बनेगा। तो लिखा हुआ, हाउ डज द पोलैरिटी ऑफ वेल्डिंग आर्क अफेक्ट द मॉल्टन मेटल ट्रांसफर। किसकी बात कर रहा है, मॉल्टन मेटल ट्रांसफर की। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिघल करके मॉल्टन मेटल वहाँ जमा हो जाए, ये रिक्वायरमेंट है। तो अब देखिए इसमें से कौन सा वाला सही ऑप्शन है, अब सोच करके आप बताइएगा, सोच करके बताइएगा जल्दी से। इलेक्ट्रोड नेगेटिव ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें कि इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये सोच के बताइए। भाई देखिए, इलेक्ट्रोड नेगेटिव अगर है तो फास्टर मेटल डिपोजिशन होगा। इलेक्ट्रोड नेगेटिव अगर रख दिए तो मेटल डिपोजिशन फास्टर होगा क्या। इलेक्ट्रोड नेगेटिव अगर रख दिए स्ट्रेट पोलैरिटी,
तो फास्टर मेटल का मेल्ट ऑफ होगा, बिल्कुल होगा यार, नो इफेक्ट की तो बात ही नहीं है। बी ऑप्शन बोलता है कि डीसी का पॉजिटिव एनहेंसेस, डीसी पॉजिटिव एनहेंसेस द ड्रॉपलेट ट्रांसफर। नहीं, ड्रॉपलेट ट्रांसफर जो होता है वो डीसी नेगेटिव पोलैरिटी से होगा, डीसी नेगेटिव एनहेंसेस द ड्रॉपलेट ट्रांसफर, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के अंदर राइट रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग डीसी पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं ना, तो इससे हाई लेवल ऑफ पेनिट्रेशन मिलता है। इसके ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ का, जब जब डीसी पॉजिटिव देंगे हम लोग, कहीं पे नोट कर सकते हैं आप, तो इससे मिलता है हायर डेप्थ ऑफ वेल्डिंग। नॉर्मली स्टील वगैरह के केस में हमको डीपर पेनिट्रेशन तक, एकदम डीप तक वेल्डिंग करना होता है। एकदम स्टील का मोटा ब्लॉक है, उसके अंदर एकदम डेप्थ में जाके वेल्डिंग करनी है आपको, एकदम डेप्थ तक पूरा मॉल्टन सेक्शन भरना है। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, डीसी पॉजिटिव पोलैरिटी का यूज़ करते हो। और डीसी नेगेटिव कब यूज़ करते हैं, डीसी नेगेटिव तब यूज़ करते हैं जब आपको ज़्यादा मास ऑफ मॉल्टन मटेरियल चाहिए होता है ओवर द वेल्डिंग सेक्शन। जहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे आपको पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाके करना है, लेकिन डिपोजिशन रेट हाई चाहिए कि बहुत ज़्यादा मेटल जो है डिपॉजिट हो रहा है उसके ऊपर। पर सेकेंड या पर मिनट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेटल डिपोजिशन इन ग्राम्स शुड बी हाई। तो वो अगर चाहिए तो डीसी नेगेटिव पोलैरिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसी का क्वेश्चन था कि ड्रॉपलेट इफेक्ट आपको बोल रहा है, वो ड्रॉपलेट इफेक्ट जो है या ड्रॉपलेट ट्रांसफर जो है वो बेसिकली मेटल ट्रांसफर की बात कर रहा है या मेटल डिपोजिशन की बात कर रहा है, जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला सवाल आ गया, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लिखा हुआ इन द रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग हाउ डज एन एक्सेसिव इंक्रीज इन द वेल्डिंग टाइम अफेक्ट्स द जॉइंट। जॉइंट पर अगर वेल्डिंग टाइम को बहुत देर तक इंक्रीज कर दिया जाए, एक्सेसिव इंक्रीज बोला है, ठीक, इन द वेल्डिंग टाइम अफेक्ट द जॉइंट, जॉइंट को कैसे अफेक्ट करेगा वो। पहला ऑप्शन बोलता है वीकेंस द जॉइंट, उसको वीक कर देगा। दूसरा ऑप्शन बोलता है जॉइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। थर्ड ऑप्शन सेज कि कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई इफेक्ट वाला तो ऑप्शन ही हटा दीजिए। कॉजेज द जॉइंट डिफॉर्मेशन, हो सकता है। अब ए और बी में ही एक राइट आंसर है, आपको एकदम सही आंसर जो है उसको चुनना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग हो रहा है, ठीक, पहला चीज़ आप समझ गए कि कौन सा वेल्डिंग हो रहा है, प्रेशर वेल्डिंग हो रहा है, फ्यूज़न नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात आ गई, चाहे स्पॉट हो, सीम हो, प्रोजेक्शन हो, बट जॉइंट हो, ये चार टाइप के होते हैं इसके अंदर, और चारों के चारों प्रेशर वेल्डिंग के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि फ्यूजन वेल्डिंग तो नहीं है, तो प्रेशर लगा रहे हैं आप इसके ऊपर। अब एक्सेसिव इंक्रीज इन द वेल्डिंग टाइम, बहुत देर तक आप वेल्डिंग कर रहे हो और प्रेशर लगा रहे हैं उस एक ही जगह पे, क्या होगा इससे, क्या वेल्ड की या उस जॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घट जाएगी। कोई बच्चा अगर कभी सोल्डरिंग किया होगा तो वो इस बात को बहुत अच्छे से आंसर कर लेगा इस सवाल को। सोल्डरिंग अगर आप किए होगे और आपने ऐसा एक सेक्शन के बीच में ऐसा कहीं सोल्डर कर रहे हो, जैसे मान लो एक रजिस्टर है, ठीक है, इससे ऐसे दो तार निकले हुए हैं और एक दूसरे वायर से आप इसकी सोल्डरिंग कर रहे हो, इसको जोड़ रहे हो यहाँ से सोल्डरिंग आयरन के हेल्प से, ठीक। तो आप बहुत देर तक सोल्डरिंग आयरन को लगा के रखिएगा तो जॉइंट को अच्छा खासा वेल्ड नहीं कर पाएगा, इवन उसकी जॉइंट को वो वीक कर देगा। आप जैसे उसको हटाओगे वो टूट जाएगा या पिघल के गिर जाएगा वहाँ से, जो वेल्डिंग सोल्डरिंग का जो सेक्शन होता है। वेल्डिंग के साथ भी कुछ ऐसी होता है, तो इट वीकेंस द जॉइंट। ध्यान रखिएगा कब, एक्सेसिव इंक्रीज इन द वेल्डिंग टाइम जब होगा तब। तो वेल्डिंग टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज, ये देखिए इसी ग्राफ को फिर से समझिएगा, ये रहता है। तो ये जो कंडीशन रहती है ना, ये जो कंडीशन रहती है, अब वेल्डिंग टाइम को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, स्ट्रेंथ में अब इसके आगे कोई चेंज नहीं आता है, बल्कि इसके एक पॉइंट के बाद यहाँ से अब ये गिरना शुरू हो जाता है स्ट्रेंथ। तो वेल्डिंग स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर पोजीशन तक बहुत ड्रास्टिकली बढ़ता है, उसके आगे की टाइम तक आप और ज़्यादा वेल्डिंग प्रोवाइड करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ यहाँ से रिड्यूस होने लग जाती है, फॉल होने लग जाती है। तो ये एक्सेसिव मतलब इसके बाद की स्टेट की बात कर रहा है, तो वीकेंस द जॉइंट। नॉर्मली अगर हम बोलते हैं कि वेल्डिंग टाइम को थोड़ा बढ़ा दिए तो क्या होता, तो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती, बिल्कुल सही रहता, तब बी ऑप्शन रहता। एक्सेसिव वर्ड लिखने से सिर्फ आंसर बदल गया, इतना ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो ये तो थे UEET के इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग के 25 क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करते हुए, कि हीटिंग और वेल्डिंग के और सेपरेट टाइप के टॉपिक्स। अब नेक्स्ट सेशन आपके लिए लेकर के आऊँगा UEET का, जिसमें कि अब रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं, जितने भी चैप्टर्स बच गए हैं, जैसे ट्रैक्शन या ड्राइव्स या इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, इन तीनों को कंबाइन करके एक सेशन आपके लिए और आएगा आपके एग्जामिनेशन से पहले। बढ़िया से उसके सारे के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस, फिर आपका UEET भी जो है फुल फ्लेजेड रेडी हो जाएगा। सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट सेशन पे मिलता हूँ आप सभी से, एकदम फुल ऑन एनर्जी लेवल के साथ क्वेश्चंस बनाते रहिए और एंथ्यूसियाज्म का लेवल एकदम टॉप पर रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद।